नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप लोगों का हमारे YouTube चैनल नॉलेज एंड डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे चर्चित मुद्दे यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बारे में। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अविनाश कुमार, जो कि डिफेंस पर्सन है और इस युद्ध के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका। धन्यवाद। हम पहला क्वेश्चन आपसे करेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध पे जो देश में सारी चर्चाएं चल रही है, इसका कारण क्या है? देखिए, ये जो युद्ध है ये एक तरह से बहुत पुराना युद्ध है। इसकी शुरुआत तो 91 से ही आप देख सकते हैं, क्योंकि जब 91 में यूएसएसआर टूटा था तो यूक्रेन जब अलग हुआ था तो कहीं ना कहीं यूक्रेन का जो झुकाव था वो रसिया की तरफ ना होके नाटो की तरफ हो गया था। और नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी सोचा कि क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म ही हुआ था जस्ट, तो उसने सोचा कि हम वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में अपना एक्सटेंशन करें। तो जो यूक्रेन है वो ईस्टर्न बॉर्डर है यूरोप का, तो नाटो ने सोचा कि हम अगर यूक्रेन को अपने पक्ष में कर लेते हैं, अगर नाटो का सदस्य बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम रसिया के डोर पे, दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और वहां पे नाटो की फौज जब खड़ी हो जाएगी तो हम रसिया को कभी भी घेर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये रीजन हो गया कि नाटो ने एक्सटेंशन के लिए हमेशा यूक्रेन को अपने नाटो ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा रीजन ये है कि अभी क्यों, मतलब पहले क्यों नहीं। तो अभी एक एंगल ये हो सकता है कि जो पुतिन है, तो पुतिन भी लगातार 21 साल से वो राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी देश में 21 साल तक अगर कोई राष्ट्रपति है तो उसको लेके थोड़ा सा लोकप्रियता कम हो जाएगी। तो पुतिन ने सोचा कि अगर ये इंगेज कर दें रसिया को आउटर साइड में, मतलब यूक्रेन से अगर इंगेज कर देते हैं, तो एक कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का जो लहर होगा वो चलेगा और थोड़ा सा जो जनता है वो उसका झुकाव रहेगा और उनके लिए लोकप्रियता बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास एक मुद्दा रहेगा कि मैंने यूक्रेन को कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं रसिया फिर से यूएसएसआर के नक्शे कदम पे चल रहा है, फिर से वो पुनर्गठित कर रहा है अपने। तो पुतिन ने सोचा कि 1-2 दिन में, क्योंकि फायर पावर आप देखिएगा तो रसिया कहाँ 2 नंबर पे है वर्ल्ड में और जो यूक्रेन है वो 22 नंबर पे है। तो काफी उनका जो कैलकुलेशन था कि 1-2 दिन में हम सरेंडर करवा देंगे और वहां पे अपने मनमानी सरकारें बिठा देंगे, लेकिन जेलेंस्की टिक गए। अच्छा, इसमें बीच में आपको टोकेंगे, माफी चाहते हैं। आप दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा? मैं जहां तक जियोपॉलिटिक्स फॉलो करता हूं तो मुझे लगता है कि ये युद्ध अब पुतिन के ईगो पे आ गया है। तो जब तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता, अगर पुतिन जब तक उसको एनेक्स नहीं कर पाते हैं, तब तक तो पुतिन अब रुकेंगे नहीं। क्योंकि अब पुतिन अगर अब पीछे हटते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ से तो सैंक्शन लगे हुए हैं उन पे, बिल्कुल, और दूसरी तरफ उनकी जनता का जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाएंगे कि इतने बड़े युद्ध में देश को झोंक देना, पूरी इकोनॉमी की वाट लगा देना और उसके बाद भी पीछे बैक हो जाना। तो कहीं ना कहीं अब वो 1 स्टेप फॉरवर्ड लेके और कब्जा करके फिर नेगोशिएट करेंगे वेस्टर्न कंट्री से कि आप लोग सैंक्शन हटाइए, फिर हम यूक्रेन को छोड़ेंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये युद्ध जो है कीव को कब्जा करने तक चलेगा। इसी बीच में हम मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। रसिया बैक नहीं हो रहा है तो आखिर यूक्रेन क्यों नहीं बैक हो रहा है? उसको भी तो बैक चले जाना चाहिए और जो विश्व स्तर का युद्ध होने जा रहा है उसको बीच में रोका जा सकता है। यूक्रेन आखिर पीछे क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, यूक्रेन का पीछे न हटने का सबसे बड़ा रीजन है नाटो और यूरोपियन कंट्री का बैक सपोर्ट। अभी उसे कंटिन्यू वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसे लड़ाया जा रहा है जानबूझ के। ये सब इसमें अगर आप रसिया को जिम्मेदार मानते हैं तो कहीं ना कहीं नाटो और यूरोपियन कंट्री भी जिम्मेदार है। अभी हाल ही में मैं कल न्यूज पढ़ रहा था, उसमें अभी कनाडा ने बोला है कि मेरे मतलब 80% वेपन्स खत्म हो गए हैं, यूक्रेन को दे दिए।
तो अब ऐसे ऐसे कंट्री है जो अपने सारे वेपन्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं उसको, तो युद्ध तो लंबा खींचेगा। क्या न्यूक्लियर वार हो सकता है? न्यूक्लियर वार का पुतिन ने तो साफ ही इंगित कर दिया है कि अगर रसिया पे जितने सारे ये सैंक्शन लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वार हो सकता है। इसके लिए अगर न्यूक्लियर वार से बचना है तो कहीं कहीं नाटो को और वेस्टर्न जो यूरोपियन यूनियन है उन्हें सपोर्ट बंद करना पड़ेगा, और हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर यूक्रेन नहीं सरेंडर कर रहा है तो ये युद्ध खत्म करने का उसके पास एक ही उपाय है, और वो न्यूक्लियर वार। मतलब इस युद्ध का भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला, क्या असर पड़ेगा? जो हमारा विश्व स्तरीय युद्ध ये जो हो रहा है यूक्रेन और रूस का, उसमें भारत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत तो इसका असर मिश्रित है। मेरे अगर देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि रसिया जो है वो अब भारत की ओर झुक रहा है। जैसे दवाई और जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स जितने भी यूरोपियन यूनियन उसे सप्लाई करते थे वो सारी कंपनियां वहां से निकल रही हैं। तो रसिया ने हाल ही में कहा है कि भारत रिप्लेस करेगा रशियन मार्केट में इन फार्मास्यूटिकल्स में। मतलब कहीं ना कहीं झुकाव रसिया का भारत के ऊपर है। जी जी बिल्कुल। और भारत से जो ट्रेड है वो भी अब बढ़ेगा। जैसे अभी हाल ही में हमने उसको डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल परचेज करने का ऑर्डर दे दिया है। रसिया ने ऑफर किया है कि 25% डिस्काउंट पे वो तेल देंगे हमें। तो कहीं ना ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में ये बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है वर्ल्ड में। दुनिया दो खेमों में बट रही है। अब एक आप रसिया के साथ हैं या फिर रसिया के अगेंस्ट में हैं। तो भारत को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो वो क्वाड को लेके यूएसए के साथ है, जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इंडो पैसिफिक को मैनेज करने के लिए। चाइना का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है साउथ चाइना सी में, सबको वो जो टॉर्चर कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हमने जो क्वाड का जो बनाया है उसको मैनेज करने के लिए हम क्वाड में हैं। तो हमें रसिया यूएसए के साथ मिल कर रहना है, लेकिन हमें दूसरी ओर रसिया से भी मिल कर रहना है। तो कहीं ना कहीं मैनेज करना भारत के लिए थोड़ा सा टफ होगा, ट्रिकी होगा मेरे ख्याल से। चलते चलते एक अंतिम क्वेश्चन आपसे लेते हैं, आखिर इसका निष्कर्ष क्या होगा? देखिए, इसका मैं तो कंक्लूजन में यही कहूँगा कि भारत के लिए एक अच्छा मौका है। यहाँ पे अगर भारत इन दोनों को, यूक्रेन और रसिया को, एक टेबल पे ला के और अगर मैनेज करवा दे, शांति वार्ता करवा दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी बोल चुके हैं कि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो ये युद्ध टल सकता है, यानी कि बीच में रुक सकता है, और जो बर्बादी हो रहा है विश्व स्तर पे उसको भी रोका जा सकता है। इस पे क्या कहेंगे आप? मेरा यही मानना है कि भारत ही वो कंट्री है जो दोनों फ्रंट को मैनेज कर सकता है। भारत के यूएसए से भी अच्छे रिलेशंस हैं और एक और रसिया से भी अच्छे रिलेशंस हैं। स्वयं पुतिन जी मोदी के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। सभी लोग स्वयं जेलेंस्की ने बोला है कि ये अच्छे दोस्त हैं। तो भारत को ये एक दोनों को अगर एक टेबल पे ला के शांति वार्ता करा दे तो कहीं ना कहीं भारत का जो स्टेचर है वो काफी ऊंचा हो जाएगा, और फिर वर्ल्ड में एक पीस लीडर के रूप में उभरेंगे मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं हमें उम्मीद करना चाहिए कि भारत इन लोगों को, दोनों देशों में शांति स्थापित कराए, और जो पूरे वर्ल्ड में जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है, जिसका इतना इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ा हुआ है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पूरा शेयर मार्केट गिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन सबको लेके जो लोगों के डर हैं वो खत्म होंगे। और अगर इन दोनों में शांति वार्ता हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा जेस्चर होगा मोदी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर जल्दी नए वीडियो के साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।